हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रेक ज्यूडिशरी। सो आज हम लिमिटेशन के सेक्शन 12, 13, 14 स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, लिमिटेशन में जो पार्ट 3 है उसमें स्टार्ट होता है सेक्शन 12 से, और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आगे। जब जो भी हमने 11 तक पढ़ा वो थे रूल, एक तरह से देखा जाए, यानी कि पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में उनको किन पे अप्लाई करना है, क्या टाइम होगा, और मेन प्रोविजन सेक्शन 12 के बाद आते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट में POL को निकालना कैसे है वो पता चलेगा, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सो इसमें सेक्शन 12, 13, 14 हम आज की वीडियो में करेंगे। सो सबसे पहले है सेक्शन 12, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो लीगल प्रोसीडिंग है, यानी कि आपने सूट या अपील या एप्लीकेशन डाली, उसके बाद जजमेंट आया, कॉपी आई, डिग्री, ये सब कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। तो इनमें आप टाइम को कैसे एक्सक्लूड करोगे ये सेक्शन 12 बताएगा। देखिए, सूट, अपील, एप्लीकेशन जब भी आपने डाली है तो उनका जो स्टार्ट होने वाला दिन है वो एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है। इन कंप्यूटिंग द सेकेंड सबसेक्शन में कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिवीजन, रिव्यू। तो जो जजमेंट डे है और डिक्री की कॉपी वाला दिन दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे, ये कहता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 में बात होती है कि सपोज कीजिए डिक्री और ऑर्डर, अपील, रिवीजन, जो भी आपने एप्लीकेशन डाला है या इन तीनों का, यानी कि एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील ऑफ डिक्री और ऑर्डर, तो जितना टाइम जजमेंट की कॉपी निकालने में लगा है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि ये काम है कोर्ट का, तो कोर्ट अगर डिले कर रहा है तो ये आपका तो दोष है नहीं, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आप उस टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4 में, दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन में अवार्ड की, यानी कि अवार्ड जैसे आर्बिट्रेशन में आ गया, तो आपको जैसे सपोज अवार्ड दिया गया है, उसमें उसे सेट असाइड करवाना है, तो उस केस में जितना टाइम उस अवार्ड की कॉपी में, यानी कि जजमेंट की तरह जैसे सबसेक्शन 3 में किया, तो अवार्ड की कॉपी में जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये सबसेक्शन 4 कहता है। सिंपल है, ज्यादा वर्ड्स भी मत जाइएगा, कुछ ज्यादा इसमें सेक्शन में बात नहीं कही गई है। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको उठाइए और उन्हीं कीवर्ड्स को याद कीजिए। ज्यादा टू अपील, ये रिव्यू, रिवीजन ये नहीं, क्योंकि 12 सब पे अप्लाई होता है, सूट, अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन, रिव्यू जितना भी कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 1 में स्टार्टिंग वाला दिन निकाल दिया जाएगा। 2 में जो जजमेंट डे है और डिक्री की कॉपी जब तक आई है वो निकाल दिया जाएगा। जितना टाइम जजमेंट की कॉपी में लगा है, यानी कि कॉपी ऑफ जजमेंट आपको दी है कोर्ट द्वारा, वो टाइम निकाल देंगे 4th में सेट असाइड करवाने के लिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम रिक्विसाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी, आपको डिक्री और ऑर्डर की कॉपी लेनी है। ठीक है। अब आपने जो उसकी कॉपी के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन आपने डाली तब तक कॉपी तैयार हो चुकी थी, यानी कि कोर्ट ने इतना टाइम लिया कॉपी को तैयार करने में, आपने डाली यहाँ पे, तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन बोल रही है। टाइम रिक्विसाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री और ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो टाइम लिया टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगाई थी उससे पहले का जो टाइम है फॉर एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी, वो एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे
ये कोर्ट ने टाइम लिया, आपने यहाँ डाली है, क्योंकि वो कोर्ट ने तो डिले किया नहीं है, वो तो आप डिले कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, कोर्ट की गलती ना होके आपकी है ये, तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू स्यू और अपील, यानी कि सूट और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। तो इंडिजेंट पर्सन की जो एप्लीकेशन होती है वो ऑर्डर 33 सिविल प्रोसीजर कोड में आती है। उसके बारे में लिखा गया है कि वो टाइम जब तक आपके पास जो भी मीन्स सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जो कंडीशंस होती हैं इंडिजेंट पर्सन की, वो ऑर्डर 33 में हम पढ़ेंगे, तो वो जो हैं कंडीशन अप्लाई होते हैं और आप अप्लाई कर देते हैं इंडिजेंट पर्सन पॉपर के लिए, इंडिजेंट पर्सन और पॉपर के लिए कि मैं ऐसे ऐसे अपना सूट नहीं फाइल कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अपना एप्लीकेशन डाल रहा हूँ इस चीज के लिए। तो उस केस में वो जो टाइम है कौन सा एक्सक्लूड होगा, वो सेक्शन 13 कहता है। तो सबसे पहली बात, किसमें? सूट में और अपील में। पॉपर एप्लीकेशन हुई और रिजेक्ट हो गई। अब देखिए, अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट कहता है कि अगर आपकी गुड फेथ थी, आप प्रोसिक्यूट कर रहे थे गुड फेथ में, तो वो टाइम कोर्ट निकाल देगा। सिंपल है ये बिल्कुल बात, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात इसमें कही गई है, जब आप कोर्ट फी को पे कर देंगे कोर्ट में, जैसे कि क्योंकि वो तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद तरीका ये होता है कि आपको सूट फाइल करना, इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से बचने के लिए तो आपने इंडिजेंट पॉपर का सूट पॉपर की एप्लीकेशन डाली थी। तो अब क्या होगा कि जो कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है कोर्ट के द्वारा, वो पे होने पे कोर्ट जो है सूट और अपील को ऐसे ट्रीट करेगी कि ये तभी सूट फाइल हो गया था जब पहली एप्लीकेशन डाली थी। ये इसमें बात करता है कि एज इफ द कोर्ट फी हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि जब एप्लीकेशन डाली प्रॉपर की तब माना जाएगा, तभी आपने सूट इंस्टीट्यूट या अपील फाइल की है। ये बात है 13 में। एक बार थोड़ा ये समझ के फिर आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, वरना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद है सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में मैंने लिखा है टेरिटोरियल, पेक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर, तीनों आते हैं ना, इसीलिए ये अच्छी तरह एक्सपीरियंस सीपीसी में हो जाएगा, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, ज्यादा इसको उलझने की जरूरत नहीं है। सेक्शन में सिंपल एक बात बोली है, एक कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है आपके सूट को इंस्टीट्यूट करवाने की, उस केस में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है। ये इन 3 सबसेक्शन है इस सेक्शन 14 में, उनमें यही बात की गई है। कैसे कही गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसेक्शन 1 में मैंने एक चार्ट बनाया है, ये जुरिस्डिक्शन, ये टाइम था और यहाँ पे जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं थी। अब आपने गुड फेथ में प्रोसिक्यूट, ये PROS, यहाँ पे आपने प्रोसिक्यूशन चालू रखा, गुड फेथ में आप बढ़ रहे हैं सूट के साथ, और बाद में पता चलता है कोर्ट को, या हो सकता है आपको भी, कि अरे यहाँ तो ये सूट डालना ही नहीं था। उस केस में, किसमें? सूट में, अपील में, रिवीजन में, किसके द्वारा? प्लेंटिफ के द्वारा। तो वो टाइम अब कोर्ट जिसके पास आप गए हो, अब आप लेट हो गए हो ऑब्वियसली, क्योंकि इतना टाइम आप वहां करते रहे, दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट करके आप उस केस को लड़ते रहे। अब जो दूसरी कोर्ट में आप गए ना, तो वो कोर्ट ये देखेगी कि इस बंदे ने कोई झोल तो नहीं किया, यानी कि उसने जो दूसरी कोर्ट में डाला था क्या सेम डिफेंडेंट के खिलाफ था, या देखिए इसमें लिखा है कि मैटर इन इश्यू सेम था। ये सारी चीजें देखने के बाद इतना टाइम एक्सक्लूड कर देगी। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद
ध्यान रखना वर्ड यूज हुआ है ड्यू डिलीजेंस, यानी कि केयर और कॉशन आपने रखा है। ड्यू डिलीजेंस इज द कीवर्ड। अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, अपील, रिवीजन against the defendant shall be excluded where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith and from defect of jurisdiction or other cause of a like nature। मतलब दूसरी चीजें भी इसमें हो सकती हैं। अब बात हुई है सबसेक्शन 2 की। कुछ नहीं है सबसेक्शन 2 में, केवल सूट की जगह पे आपको एप्लीकेशन का वर्ड यूज करना है। और ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन होगी, प्लेंटिफ नहीं आता है, वहां पे एप्लीकेंट होगा। तो सब सेक्शन 2 में 2 कीवर्ड हैं, एप्लीकेशन और बाय एप्लीकेंट, और सारा प्रोसीजर जो है 1 का वो कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। ये 2 वर्ड मैंने आपको बताई दिए, वही ड्यू डिलीजेंस, सेम पार्टी, सेम रिलीफ, सेम मैटर इन इशू। ठीक है। थर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। सब सेक्शन 3 थोड़ा सा आप सीपीसी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप, मैंने अभी आपको बताया नहीं है सीपीसी के बारे में, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि ऑर्डर 23 है जो सीपीसी का, वो विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज की बात करता है। मतलब आपने विड्रॉ कर लिया, हो सकता है कोर्ट की परमिशन ली, हो सकता है नहीं ली, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये कि सेक्शन 14 जो है वो ओवरराइड करता है 23 को। ये 2 बातें आप ध्यान रखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन ऑर्डर 23 रूल 2 ऑफ सीपीसी, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, किसका सबसेक्शन 14(1) अप्लाई टू fresh suit instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order, यानी कि ऑर्डर 23 का रूल 1, वहां पे आपको परमिशन मिल गई है किस चीज की, सूट इंस्टीट्यूट करने की। क्यों? क्योंकि आपने पहले विड्रॉ किया था, लेकिन कोर्ट की परमिशन आपको मिल गई है। Where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of a defect in the jurisdiction of the court। 14(1) में यही बात हुई है कि jurisdiction नहीं है और आपने गलती से कर दिया था गुड फेथ में, और आपको ऐसे ऐसे टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे ये कहता है कि ऑर्डर 23 रूल 2 में कुछ भी कहा गया हो, नॉटविथस्टैंडिंग कुछ भी बोला गया हो, 14(1) यानी कि अब जो हमने पढ़ के आए हैं जुरिस्डिक्शन वाला, वो अप्लाई होगा किस केस पे, जहां पे आपने परमिशन ली है कोर्ट से नया सूट इंस्टीट्यूट करने की। ये बात की गई है 14 के 3 में। यानी कि देखा जाए तो सेक्शन 14 वहां अप्लाई नहीं होगा। एक क्रक्स निकाल लेते हैं, इसका मतलब सेक्शन 14 अप्लाई वहां नहीं होगा वेयर previous suit or application was voluntarily abandoned or withdrawn by plaintiff या applicant। ये इसमें बात की गई है कि 14 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। कहां पे? जहां पे आपने खुद, देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि आपने खुद विड्रॉ और कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक सूट, वहां पे आपको रूल ऑफ लिमिटेशन लग के, यानी कि एक्सक्लूड नहीं करेगा, जहां पे आपने खुद अपनी मर्जी से केस को वापस लिया था। ये क्रक्स है इस सबसेक्शन का। ये जो ऊपर बात कही गई है कि 14(3) लगेगा ऑर्डर 23 रूल 2, ये अगर आपको याद ना भी रहे, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 वहां नहीं लगेगा जहां पे आपने सूट को खुद वापस लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 14 सबसेक्शन 3 इज एक्सेप्शन टू ऑर्डर 23 रूल 2। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती है प्रीलिम में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग। तो जो डे है जब आपने इंस्टीट्यूट किया और जब वो एंड हुई, वो दोनों काउंट होंगे। ध्यान रखिएगा, जब एक्सक्लूडिंग टाइम आएगा निकालने का कि कितना कितना टाइम लगा है, तो वो भी
काउंट होएगा, दोनों स्टार्टिंग वाला दिन और एंड वाला दिन एक्सक्लूडिंग में। उसके बाद कहते हैं प्लेंटिफ और एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील, किसी अपील को रेजिस्ट करते हैं अगर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट, तो वो भी प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग माना जाएगा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये था ना यहाँ पे कि प्रोसिक्यूट कर रहा था गुड फेथ में, तो इस प्रोसीडिंग में ये चीज इंक्लूड होगी कि प्लेंटिफ और एप्लीकेंट अपील को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो भी इसी में प्रोसीडिंग में आएगा। इसका मतलब ये है। और सी मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, और ये ऑर्डर टू रूल 2 सीपीसी से रिलेट करता है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन रूल 3 शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉज ऑफ लाइक नेचर विद डिफेक्ट। जो हमने डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन पढ़ा ना 14 के 1 में, तो उसमें ये सी कहता है कि मिसजॉइंडर अगर पार्टी का हुआ है, यानी कि ऑर्डर टू रूल 2 में जो मिसजॉइंडर हुआ है पार्टी का और मिस ये कॉज ऑफ एक्शन गलती से हुआ है, दोनों ही केस को डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में गिना जाएगा। तो ये सी थर्ड का बात करता है। तो ये हमारा सेक्शन 14 का खत्म हो गया है। सेक्शन 15 फॉरवर्ड हम कर लेंगे। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।